जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 16 अक्टूबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर के पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारे बैचेस के अंदर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है, जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की। गाइस, अगर आप यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरओआरओ, बीईओ, यूकेपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और पेड कोर्सेज को ज्वाइन करें। हर साल हमारा मटेरियल जो है वो अपडेट होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाती है, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है। इतना ही नहीं, आपको एक मेंटर भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपको डेली और मतलब रियल टाइम बेसिस पर, डेली बेसिस पर, रियल टाइम बेसिस पर जो है वो आपके डाउट सॉल्व करते हैं। और ये है आज के टॉपिक्स, इनको एक एक करके हम लोग डिटेल में जो है वो कवर करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दीज टॉपिक्स, मैं आपको सबसे पहले जो है वो हर एक टॉपिक की एक जानकारी जो है वो दूंगा, जिससे कि जब हम मेन टॉपिक्स पर जाएं एक एक करके तो आपको पढ़ने में बड़ा मजा आए। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले तो देखो, ये टॉपिक पहले भी हम लोग कवर अप कर चुके हैं कि दाल के मामले में कल ही हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था ना, पल्सेस सेल्फ रिलायंस मिशन के बारे में। कुछ याद आ रहा है? कल भी हमने जो है वो इसके बारे में जो है वो चर्चा करी थी। तो इंडिया ने 11 अक्टूबर 2025 को न्यू दिल्ली के इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहां पे दलहन आत्मनिर्भरता मिशन लॉन्च किया, जिसका एम यह है कि दिसंबर 2027 तक दाल के प्रोडक्शन में हम लोग कंप्लीट सेल्फ रिलायंस अचीव करें, यानी कि आत्मनिर्भरता अचीव करें 2027 तक, दिसंबर 2027। ये टारगेट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है, बट डोंट वरी, अभी लिखने की जरूरत नहीं, आगे चल के मैं लिखवा दूंगा। तो इसी पर ही हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, 35 लाख हेक्टेयर एरिया में दाल की फार्मिंग जो है वो एक्सपेंड करना, 126 लाख कुंटल सर्टिफाइड सीड डिस्ट्रीब्यूट करना, पीएम आशा के अंडर अश्योर्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोक्योरमेंट इंश्योर करना, 1000 प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश करना, और 25 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी हर एक यूनिट को। तो ऐसी चीजें भी इसके अंदर शामिल है। काफी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है जिसके बारे में हम लोग जो बात करेंगे, अब आप देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन इनिशिएटिव, एजुकेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है। बेसिकली पर्पल फेस्टिवल हुआ है गोवा के अंदर 2025 का, है ना, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025 9 से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में देखने को मिला। इसने इंडिया की कमिटमेंट दिखाई कि किसके प्रति, ये देखो इंक्लूजन की बात कर रहा है ये। अब किन लोग के इंक्लूजन की बात कर रहा है? पीडब्ल्यूडीज, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, है ना। तो इनको सशक्त बनाना है, तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसके अंदर 3 मेजर इनिशिएटिव्स भी लॉन्च हुए हैं कि आइल्स ट्रेनिंग हैंडबुक जो है वो दी जाएगी पीडब्ल्यूडीज के लिए। अब देखो, आइल्स का एग्जाम होता है ना, आपको पता है, IELTS, IELTS, इसको आइल्स बोलते हैं। ये बेसिकली एग्जाम उन लोगों के लिए होता है जो लोग ये जब मतलब बाहर जाते हैं, फॉरेन पढ़ाई करने के लिए जो है वो जाते हैं, या काम करने के लिए, नहीं, जो भी लोग रहते हैं जो फॉरेन विजिट करने के लिए जाते हैं, उनको आइल्स का एग्जाम जो है वो देना पड़ता है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जो है वो ये हेल्प करता है। IELTS बोलते हैं इसको। जब पहली बार मुझे भी पता लगा था तो मैं भी इसको आईलेट्स जो है वो कहता था, बट आइल्स कहा जाता है इसको बेसिकली। मेरा छोटा भाई भी लंदन गया ना, तो उसने भी ये एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया था। तो ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जाकर फिर वहां की यूनिवर्सिटी के मतलब इसके स्कोर के हिसाब से वहां की अच्छी यूनिवर्सिटीज वगैरह कुछ मिलती हैं। एनीवेज, तो अब देखो, पीडब्ल्यूडीज के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए आइल्स की ट्रेनिंग हैंडबुक जो है वो लाई गई। ये इनिशिएटिव सामने आया। ऐसी और भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है ये एजुकेशन की फील्ड में, इंक्लूजन का टॉपिक, कि जो लोग छूट रहे हैं, जिन लोग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, उन पर ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ये देखो, ये टॉपिक भी हम लोग कवर कर चुके हैं। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025, इसकी थीम है पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। अच्छा देखो, क्या है कुल मिलाकर इसके अंदर जो है वो हम लोग को इस टॉपिक के अंदर देखने को मिलेगा पूरी दुनिया भर में संरक्षण के क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और कितनी तेजी से हम लोग फ्लोरा और फौना का संरक्षण कर रहे हैं। तो IUCN का ये इनिशिएटिव है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल हम लोग को देखने को मिल रहा है, अभी मैंने आपको एक रील के थ्रू भारत टैक्सी इनिशिएटिव के बारे में बताया है, उसी से जुड़ा ये टॉपिक है। बताया जा रहा है कि NEGD जो मीटी के अंडर आती है, उसने सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ MOU साइन किया है,
और भारत टैक्सी लॉन्च करने के लिए इंडिया की पहली कोऑपरेटिव बेस्ड नेशनल राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है ये। अरे आजकल ये नहीं हो रहा कि ओला और उबर के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ड्राइवर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको जो है वो सही वो नहीं मिल रहा है ना, सही मतलब रेट्स नहीं मिल रहे हैं, ये दिक्कतें उनको जो है वो आ रही है, बहुत कम उनको रेट्स दिया जा रहा है। ओला, ये कंपनी जो है वो कमीशन खा जा रही है उनका, यानी कि जो एक्चुअल पैसा मिलना चाहिए, फेयर पैसा मिलना चाहिए ड्राइवर्स को, वो नहीं मिल रहा। और कोऑपरेटिव्स का मतलब सहकारिता, यानी कि सभी एक ड्राइवर्स का संगठन हो जाएगा, तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वो कैब ड्राइवर्स वगैरह को तो होगा। इसके लिए भारत टैक्सी लाई जा रही है। अब देखते हैं, जैसे अमूल है ना अपना, वैसे ही भारत टैक्सी होने वाली है। बहुत शानदार इनिशिएटिव ये भी होने वाला है, जिसकी एक अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। बताया जा रहा है कि आईबीसी 2016 के 9 साल कंप्लीट हुए हैं और इस ड्यूरेशन में 26 लाख करोड़ से ज्यादा डेट रेजोल्यूशन हुआ है। 12 लाख करोड़ का एनसीटीएल के थ्रू, सॉरी एनसीएलटी के थ्रू, और 14 लाख करोड़ रुपए का प्री एडमिशन सेटलमेंट के थ्रू। जैसे होता नहीं कि कई बार कंपनी जो है वो डिसॉल्व जो है वो हो जाती है, बैंकरप्ट जो है वो हो जाती है, यानी कि दिवालिया जो है वो घोषित हो जाता है कंपनी का, तो कंपनी में काफी सारे लोगों के पैसे जो है वो लगे रहते हैं, तो उन लोग के पैसे जो है वो डूब जाते हैं, फिर उनकी जो रिकवरी होती है तो वो आईबीसी कोड के थ्रू जो है वो उनकी रिकवरी होती है। कई बार बैंक्स वगैरह से लोन लेती है कंपनी और कंपनी डूब जाती है, फिर वो लोन जो है वो रीपे नहीं कर पाती, जैसे जैसे करके कंपनी के एसेट वगैरह जो है वो बिकवा वगैरह के पैसे जो है वो रिकवर किए जाते हैं, वसूल किए जाते हैं। यस, तो ये चीज है। तो इसको 9 साल कंप्लीट हुआ है, तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये भी अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सब पूरे टॉपिक्स हैं जिनको एक एक करके हम लोग कवर अप करने वाले हैं। ध्यान से लेक्चर को एंड तक सुनिएगा। बाय द वे, एक स्टूडेंट जो है हमारे, उनका एक डाउट सामने आया था पहले भी, हालांकि मैं इस डाउट को क्लियर कर चुका हूं, फिर से मैं बता देता हूं। जैसे लोग पूछ रहे हैं कि यार सर, ये जो टॉपिक्स आप पढ़ाते हो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है या प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है? देखो यार बॉस, आपको अपने एग्जाम को निकालना है, आपको एग्जाम निकालना है, तो आपको प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना है, मेंस के लिए भी पढ़ना है, और आपके पर्सनालिटी टेस्ट के लिए भी पढ़ना है। बट मैं आपको एक्चुअली बता दूं कि अगर आप अलग अलग तरीके से चीजों को पढ़ रहे हो तो आपकी अप्रोच गलत है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए हमेशा आपकी अप्रोच जो होनी चाहिए वो इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। एक अच्छा आंसर जब मेंस का आप बनाओगे तो उसके अंदर फैक्ट्स होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, राइट? फैक्ट्स प्लस कंसेप्ट्स मिलाकर जो है वो एक अच्छा आंसर जो है वो बनता है, राइट? और उसमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी होती है। और जैसे मैंने हमेशा आपको बताया, जीएस पेपर 1 2 3 4 इस अकॉर्डिंग आपको नहीं पढ़ना है, आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी। कई केसेस में आपको देखने को मिलेगा जीएस पेपर 2 का जो क्वेश्चन होगा वो जीएस पेपर 3 जैसा आपको जो है वो नजर आएगा। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है। तो आप सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें, ना कि जीएस पेपर को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें, क्योंकि सिविल सर्विसेज बोलता है कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच वाला आंसर जो है वो होना चाहिए। अच्छा, अब कंक्लूजन पे आते हैं कि आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो क्या है, क्योंकि आपने लिखा है कि सर पेड कोर्स में जो आप पढ़ा रहे हो उसकी ये पीडीएफ आ रही है, प्लस साथ ही साथ एक मंथली पीडीएफ भी आती है जिसमें फैक्ट्स वगैरह जो है वो लिखे रहते हैं। देखो यार बॉस, क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। यहां पर जो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता हूं, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, पर्सनालिटी टेस्ट, सबके लिए ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता हूं। तो ये जो आपको लेक्चर रेगुलर बेसिस पर मिलता है, ये पावर पैक लेक्चर है आपका, है ना, ओवरऑल आपकी इंटीग्रेटेड तैयारी के लिए। तो ये तो आपको कवर करना ही है रेगुलर बेसिस पर, प्लस जो आपको जो एक्स्ट्रा में हम चीज जो है वो प्रोवाइड कराते हैं वो बेसिकली क्या रहती है, वन लाइनर्स रहती है। कई बार एग्जामिनेशन में कुछ फैक्ट्स जो है वो अलग से पूछ लिए जाते हैं, तो उस पर भी एक मतलब आपको अलग से जो है वो पीडीएफ जो है वो दे दी जाती है, राइट? तो मेरा कहना है कि मेरे लेक्चर्स को विदाउट मिस किए रेगुलर बेसिस पर आपको जो है वो देखना है, समझना है, और उससे रिलेटेड जितना मैं कहता हूं उतने नोट्स बनाने हैं। दैट्स इट। ठीक है, आई थिंक अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो, जो चीज आती जा रही है उस चीज को जो है वो पढ़ते चलो, क्योंकि एग्जाम मतलब ये प्रॉब्लम यही है सिविल सर्विसेज की, जो लोग तैयारी करते हैं इनिशियली वो कंफ्यूज है वो काफी ज्यादा रहते हैं। तो रेदर देन वेस्टिंग योर एनर्जी एंड टाइम कि क्या करना है कैसे करना है, आपने ऑलरेडी कोर्स ज्वाइन किया है, जो जैसी चीजें आती जा रही हैं वैसी चीजें पढ़ते जाओ, कंटेंट आपके पास आते जा रहा है, पढ़ते जाओ, राइट? क्या दिक्कत है, पढ़ना आपको है, यहां पर चीजें पूरी आपको जो है मिलेगी। और ये मेरा लेक्चर रेगुलर बेसिस पर सुनो, क्योंकि इससे जो है वो आपको एक अप्रोच मिल जाएगा कि पढ़ाई करते कैसे हैं, राइट? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये सिर्फ पढ़ाने का नहीं होता, क्योंकि देखो आप इतने समझदार आज की डेट में हो कि ये सब जो चीजें लिखी हुई है ना उसको देखकर जो है आप पढ़ लोगे, राइट? बट मेरा लेक्चर आपके लिए जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं आपको बताता हूं कि इन सब चीजों में क्या चीज काम की उठानी है हमें, क्या नहीं उठानी, मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या अप्रोच दिमाग में रखनी है, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, अपनी पर्सनालिटी के पर्सपेक्टिव से क्या अप्रोच रखनी, तो वो मेरा काम है आपको बताने का। चलो अब पहले टॉपिक से डिस्कस करते हैं। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, नाम में ही इसके पूरी चीज छुप गई है कि हाँ भाई दाल के मामले में हम लोग को जो है वो आत्मनिर्भर बनना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है,
दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, लिख लो, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया था। और ये IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव लिख लो भैया, इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? 2027 तक पल्स के प्रोडक्शन में पूरी सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करना है, यानी कि पूरी तरह से हम लोग जो है वो आत्मनिर्भर बन जाएं दिसंबर 2027 तक दाल के मामले में, ताकि इंडिया अपनी प्रोटीन नीड्स के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट ना रहे। देखो, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ये टॉपिक कल भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कल ये परसों में हमने ये टॉपिक देखा हुआ है। 11,440 करोड़ रुपए का इसमें टोटल आउटले है 2025-26 से 30-31 तक का ये मिशन है। लिख लो भैया, बस इतने फैक्ट्स है वो लिख लो, बस उसके अलावा अब चीजें जो है वो बस आप सुन लो। तो ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट के ब्रॉडर विजन आत्मनिर्भर भारत और विजन 2047 के साथ अलाइन करता है, जहां फोकस है सस्टेनेबल फार्मिंग के ऊपर, डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग के ऊपर, कि अलग अलग क्रॉप्स लगाइए, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, यानी कि ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करो जिससे जलवायु परिवर्तन का असर भी ना पड़े। तो अब सवाल उठता है, क्यों जरूरत पड़ रही है हमें एक अलग मिशन की जिसका नाम है दलहन मिशन, है ना? तो सुनो यार, दाल की बात करें तो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये। नेशनल सिक्योरिटी बोलूंगा मैं, ना कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी तो यहां पे लिखा है, बट मैं बोलूंगा नेशनल सिक्योरिटी। क्यों भाई? क्योंकि खुद सोचो आप कि हमारे कंट्री के अंदर जो है वो लोग भूखे रहेंगे, उनको अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, कुपोषित हो जाएंगे, तो ये हमारी देश की सिक्योरिटी के खिलाफ है कि नहीं? तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इक्वल्स टू नेशनल सिक्योरिटी, दैट शुड बी योर कॉन्सेप्ट, राइट? अब ऐसी चीजें जब लिखते हो ना, तो अटेंशन जो है वो दिखने लगता है आपकी कॉपी के अंदर। हाँ यार, बात तो जो है वो बिल्कुल सही है कि लोग हमारे यहाँ पे बीमार रहेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे, तो हमारा नेशन कैसे ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे देश के अंदर लोग हेल्दी रहे, न्यूट्रिशियस फूड उनको रहे वो मिले, और दाल जो है वो सबसे बेस्ट काम करती है इस चीज का। दाल के अंदर अच्छा न्यूट्रिशन होता है, बचपन से सुनते आ रहे हो, प्रोटीन होता है ना। तो इंडियन डाइट के टोटल प्रोटीन इनटेक का 20 से 25% दाल प्रोवाइड करती है, राइट? लेकिन आयरनी यह है कि दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम, कंज्यूमर और इंपोर्टर होने के बावजूद, इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन रिकमेंडेड 85 ग्राम्स पर डे से कम है। सोचिए आप, ये चाहो तो ये वाला फैक्ट लिख सकते हो। हम भैया सबसे ज्यादा दाल प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, हम कंज्यूम भी कर रहे हैं भैया, हम इंपोर्ट भी कर दे रहे हैं, है ना? उसके बावजूद हमारे यहाँ पे लोग दाल नहीं खा रहे हैं, उनको दाल नहीं मिल रही है, कंजम्पशन जो है वो बड़ा कम है, और इसी के कारण कुपोषण की प्रॉब्लम बढ़ रही है। यही तो है ना, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन एक क्रॉनिक इशू बन गया है। तो दाल सिर्फ खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी के लिए नहीं, बल्कि मिट्टी की हेल्थ, गांव की आजीविका, इन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करती है दाल, और क्रॉप रोटेशन के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, आपने अगर ज्योग्राफी ध्यान से पढ़ी है तो ये चीज आप जानते हैं, है ना? हिस्टोरिकली गवर्नमेंट इंटरवेंशन 1966 में स्टार्ट हुआ, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड पल्स इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये जो है ना 1966 का। बाद में प्रोग्राम्स आए, एक्सिलरेटेड पल्स प्रोडक्शन प्रोग्राम A3P 2010 से 14 का, ये हम लोग को जो है वो देखने को मिला। नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन, अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए हमने ट्राई किया कि प्रोडक्शन जो है वो इंप्रूव करें, और जो सक्सेसफुली इंप्रूव भी हुआ। डोमेस्टिक प्रोडक्शन 2013-14 के 192.6 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 252.38 लाख टन हो गया, यानी 31% की हमने ग्रोथ जो है वो ऑलरेडी कर ली है। बट अभी भी ये काफी नहीं है। 2023-24 में 47.38 लाख टन पल्सेस इंपोर्ट हुई, क्लियरली बताता है कि अभी भी हम आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं दाल के मामले में। तो इसलिए अब सरकार जो है वो फोकस कर रही है कि दाल के मामले में आत्मनिर्भर हो, और विजन 2047 के साथ जो है वो इसको लिंक कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया को पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट बनाना है दिसंबर 2027 तक,
पर्टिकुलरली तुअर यानी कि अरहर, उड़द, मसूर की वैरायटीज की दाल में। तो गेम ये है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर बनना है हमें पल्स प्रोडक्शन के मामले में, इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी रिड्यूस करना, 35 लाख हेक्टेयर एडिशनल एरिया में पल्सेस कल्टीवेशन को एक्सपेंड करना, जिसमें राइस फेलोज भी इंक्लूडेड रहेंगे, राइट? तो ये चीज भी हम लोग को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इन सब प्रैक्टिसेस को जो है वो प्रमोट करना बहुत जरूरी है हम लोगों को। डेवलप करें हाई यील्डिंग की प्रैक्टिस को कि जिससे ज्यादा उपज मिले, पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज डेवलप करें, क्लाइमेट रेजिलिएंट पल्सेस वैरायटीज डेवलप करें। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू पॉसिबल होगा, ठीक है। ICAR करेगी वो, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमोट करना। किसान को 126 लाख कुंटल सर्टिफाइड सीड डिस्ट्रीब्यूट करना, 88 लाख फ्री सीड किट्स प्रोवाइड करना, PM आशा के अंडर तुअर यानी कि अरहर, उड़द और मसूर की अशोर्ड प्रोक्योरमेंट इंश्योर करना ताकि फेयर MSP और टाइमली पेमेंट जो है वो मिल सके। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब अशोर्ड प्रोक्योरमेंट होगा, खरीदारी जो है वो कंटिन्यू होती जाएगी, तो किसानों को अल्टीमेटली फायदा होगा और वो प्रोडक्शन भी करेंगे। 1000 प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश करना, हर एक को 25 लाख तक की सब्सिडी देना, जिससे कि वैल्यू चेन बूस्ट हो और गांव क्षेत्रों में पैसा भी आए। तो ये है पूरे इसके ऑब्जेक्टिव, चाहो तो लिख लो इसके ऑब्जेक्टिव, काम के भी हैं, ठीक है। अब इस मिशन की ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, कि मिशन का इंप्लीमेंटेशन जो है वो केयरफुली डिजाइंड है, कुछ मेजर पिलर के ऊपर बेस्ड। सबसे पहली चीज तो सीड प्रोडक्शन और क्वालिटी एश्योरेंस। आपको बता दें, ICAR के सुपरविजन में राज्य 5 साल रोलिंग सीड प्लान प्रिपेयर करेंगे, मतलब कुल मिलाकर कि हमारे पास इस प्रकार का पूरा प्लान हो जो 5 इयर्स तक के फोरविजन के साथ प्रिपेयर्ड रहे। साथ ही पोर्टल सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री, इसके जरिए कंप्लीट डिजिटल मॉनिटरिंग इंश्योर की जाएगी। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, याद करो। कंप्लीट यानी कहां कहां पर क्या चीज हो रही है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी। नेफेड और NCCF इनके थ्रू 100% MSP प्रोक्योरमेंट गारंटीड मिलेगा, इससे प्राइस स्टेबिलिटी और फार्मर की इनकम सिक्योरिटी इंश्योर होगी। 1 ब्लॉक 1 सीड विलेज मॉडल से एफिशिएंसी और रिसोर्स यूटिलाइजेशन और बेहतर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग जो है वो टारगेट कर रहे हैं कि लार्ज लेवल पर जो है वो प्रोडक्शन हो, उसके लिए। फिर सॉइल की हेल्थ मैनेजमेंट, बैलेंस फर्टिलाइजेशन, है ना, पेस्ट कंट्रोल, मैकेनाइजेशन, वही मोटर्स, टूल्स का इस्तेमाल किया जाए। प्रोसेसिंग यूनिट से पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है वो कम होंगे, तो ये वैल्यू एडिशन है, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, क्योंकि अगर आप प्रोसेसिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश करोगे तो गांव में उसको ऑपरेट करने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी, तो उससे पैसा भी आएगा। पल्सेस को PDS और मिड डे मील स्कीम में इंक्लूड करने से प्रोटीन न्यूट्रिशन इंप्रूव होगा और स्टेबल डिमांड जो है वो बनेगी। तो यही चीजें हैं। इवन नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग से बातचीत करी तो कुछ मेजर रिकमेंडेशन सामने आए। इन्होंने कहा कि भैया हम लोग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से सीड हब जो है वो डेवलप करें, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच रखें, कि वही ब्लॉक वाली अप्रोच जो थी ना वैसी वाली, की बड़े बड़े मतलब सब लोगों को इकट्ठा करके क्लस्टर तैयार करें। मैकेनाइजेशन पर टारगेट करें, बायो फर्टिलाइजर्स के उपयोग को प्रमोट कर रहे हैं, इरिगेशन जो होना चाहिए एफिशिएंट होना चाहिए, वाटर वेस्ट नहीं होने चाहिए, पेस्ट रेजिस्टेंस और शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज है वो अडॉप्ट करना बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए। वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू पॉसिबल हो पाएगा। वैल्यू चेन को मजबूत बनाए हम लोग, लोकल प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाए कि भाई किसान को पता होना चाहिए कि अगर मार्केट में उसकी चीज कहीं नहीं बिक रही है तो इस सेंटर के पास चले जाओ, ये उसको प्रोक्योर कर लेगा, खरीद लेगा MSP पे। तो ऐसे किसानों के नजदीक में ही ऐसे सेंटर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट एक पॉइंट लिख लो आप सबसे पहले तो, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025 9 से 12 अक्टूबर के बीच में होता है। यहां पर एक अचीवमेंट हासिल किया जहां इंडिया ने अपनी कमिटमेंट दिखाई कि भैया हम जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को जो है वो शामिल करेंगे। अब ये एजुकेशन की फील्ड पर मेनली टारगेट कर रहा है।
इस फेस्ट को होस्ट किसके द्वारा किया गया? डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ने। और भी काफी सारे वो थे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यूनाइटेड नेशन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ गोवा, इन सबके कोलैबोरेशन के साथ जो है ये पूरा इवेंट हुआ। तो ये इवेंट बताता है कि इंडिया के उन प्रयास के बारे में जो इंक्लूसिव गवर्नेंस और एक्सेसिबल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, कि भाई गवर्नेंस जो है वो, शासन जो है वो सबको फायदा प्रोवाइड कराए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एजुकेशन जो है वो सबके लिए होना चाहिए, है ना, इवन पर्सन विद डिसेबिलिटीज, सबके लिए एक्सेसिबल बनाओ एजुकेशन को। तो इस चीज को अफर्म करता है ये इवेंट। अब आपको कुछ चीजों के बारे में बता देते हैं। तो पर्पल फेस्ट जो है गाइस, इसको ग्लोबल लेवल पर फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन माना जाता है। पॉइंट नंबर 1, इंक्लूजन फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन इसको माना जाता है, जहां डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है कि यार अलग अलग टाइप के लोग जो है वो रह रहे हैं। यस। अच्छा, इसकी थीम भी ध्यान में रखना, क्योंकि थीम भी एग्जाम में जो है पूछी जा सकती है। 2025 एडिशन की थीम है इंक्लूजन एज अ मूवमेंट, जिसमें गवर्नेंस, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिसेबिलिटी इंक्लूजन को मेन स्ट्रीम बनाना हाईलाइट किया गया है, कि भाई एजुकेशन के अंदर डिसेबिलिटी को भी मेन सेंटर पे रखो, यानी कि कोई भी बच्चा अगर डिसेबल्ड है तो वो एजुकेशन से वंचित नहीं रहना चाहिए। बस यही चीज है काम की, बस यही चीज जो मैंने आपको बताई वो ध्यान में रखिएगा, बाकी और कुछ खास नहीं है। तो ये एक ऐसी पॉलिसी, इनोवेशन और डायलॉग प्लेटफॉर्म्स जहां पीडब्ल्यूडीज को इक्वल कंट्रीब्यूटर टू सोसाइटी के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव यही है यार कि भाई थोड़ी सी करुणा होनी चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूं ना कि एम्पैथी बची नहीं है लोगों के बीच में, सहानुभूति जो है वो है ही नहीं। लोग जो है वो सिर्फ अपना अपना सोच रहे हैं, सेल्फिश दुनिया जो है वो हो चुकी है। और ये चीज आपने भी जो है वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करी होगी। मैंने माना कि भाई सेल्फिश रहो, राइट, अपनी चीजें जो है वो करो, बट मैंने देखा है कि लोग जो है वो इतने ज्यादा सेल्फिश हो चुके हैं कि साइड में कोई मर रहा है उससे भी उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये कर्मा है भाई, कहीं ना कहीं तो फूटेगा। इसलिए तो लोग परेशान है आज की डेट में। आज की डेट में आपने कहीं ऑब्जर्व किया है कुछ, कि लोग जब दूसरों को खुश देखते हैं तो बड़े चिंतित हो जाते हैं कि यार बड़ा खुश दिख रहा है आज, क्या बात है कि नहीं? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? कम ऑन। यस। हम दूसरों को खुश देखकर ऐसा एकदम डाउट में आ जाते हैं कि अरे यार ये खुश साला बहुत है यार, क्या चल रहा है इसकी जिंदगी में। पहले के समय पे उल्टा रहता था, किसी को दुखी देख के हम जाके पूछते थे भाई दुखी क्यों है। ये नहीं कि मैं नहीं, मतलब मेरे पेरेंट्स के टाइम पे, उनके पेरेंट्स के टाइम पे, बड़ा अपने अपन लोग की जनरेशन में बड़ा उल्टा समय जो है वो हो गया है। एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एम्पैथी बची ही नहीं है किसी के प्रति। मजाक उड़ाना किसी का भी, किस चीज के लिए किसको दुख हो रहा है उसके बारे में कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपना देखना है भैया। अपना देखो। मैं भी हमेशा बोलता हूं कि पहले आप खुश रहो तभी आप दूसरों को खुश रखोगे। बट इंसान सिर्फ अपने आप को ही खुश रखना चाहता है, और दूसरा खुश हो जाए तो वो जलने लगता है, जेलेसी होने लगती है उसको कि अच्छा इसके पास कैसे आ गया। यही तो, यही जेलेसी और ये सब चीजें जो है वो इंसान को कभी उठने नहीं देती ऊपर। इसलिए आप देखेंगे जो व्यक्ति ऐसा, उसका स्वभाव ऐसा होगा ना, वो हमेशा परेशानी रहेगा किसी न किसी चीज, भले उसके पास रोल्स रॉयस क्यों ना खड़ी हो घर के बाहर, वो परेशानी रहेगा। और वो व्यक्ति जो सबको देखभाल करता रहेगा, सबके साथ अच्छा बिहेवियर रखेगा, तो आप देखना वो खुश रहेगा। तो अपने बिहेवियर को अच्छा रखो आप लोग। तो पीडब्ल्यूडीज के लिए एक्सेसिबल और एम्पावरिंग लर्निंग पाथवेज बनाना, जहां वो कम्युनिकेट कर सकें, सीख सकें और आगे बढ़ सकें भाई, नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली। तो ये ऑब्जेक्टिव है। प्रोफेशनल और एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज एनहेंस की जाए। तो पर्पल फेस्ट के दौरान 3 ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव लॉन्च किए गए इंक्लूसिव एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। तो पहले अगर हम बात करें आइल्स ट्रेनिंग हैंडबुक फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये लिख सकते हो आप। इसमें जो बताया गया, पहली चीज तो इस हैंडबुक को बिलीव इन द इनविजिबल ने डेवलप किया विद डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनके सपोर्ट के साथ। ये इंडिया का पहला इंक्लूसिव रिसोर्स है आइल्स एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। सोचिए आप, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता, जो लोग देख नहीं पाते, लोकोमोटर डिसेबिलिटी या दूसरे प्रकार की उनकी कोई डिसेबिलिटी होती है, तो उनके लिए रिसोर्स है वो तैयार हो गए। ये हैंडबुक दोनों के लिए यूजफुल है, सेल्फ लर्नर्स और टीचर्स दोनों के लिए। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। इसमें इंक्लूडेड है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, स्किल बिल्डिंग एक्टिविटीज, प्रैक्टिस मटेरियल है, लेसन प्लान्स हैं, एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स है, टाइम मैनेजमेंट गाइडेंस है, ग्रामर और वोकैबुलरी का सपोर्ट है, प्लस इंडियन साइन लैंग्वेज के वीडियोस हैं।
तो ये बीटी के मिशन के साथ अलाइन करता है, जिसका मोटो है मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, यानी इनविजिबल डिसेबिलिटीज को विजिबिलिटी और डिग्निटी देना। बहुत बढ़िया है, ऐसी अप्रोच जो है वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, दूसरा हम लोग को देखने को मिल रहा है इस प्रोग्राम को इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने इंप्लीमेंट किया। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी स्किल ट्रेनिंग इनिशिएटिव के तहत। तो ये प्रायर लर्निंग बताया यार, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन। देखो यार, इसके थ्रू बताया जा रहा है कि सिबलिंग ऑफ डेफ अडल्ट्स और चिल्ड्रन ऑफ डेफ अडल्ट्स पार्टिसिपेंट्स को फॉर्मल सर्टिफिकेशन दी गई, तो उनको स्किल मिल रही है भाई, स्किल सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत बढ़िया। अगस्त 2025 में पहला बैच 17 कैंडिडेट्स ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, जिनके सर्टिफिकेट्स 3 दिसंबर 2025 को इंटरनेशनल डे फॉर पीडब्ल्यूडी को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और ये प्रोग्राम एक रिकॉग्नाइजेशन इनिशिएटिव है जिससे इनफॉर्मल लर्निंग और फैमिली बेस्ड एक्सपोजर को ऑफिशियल वैल्यू मिलती है। ठीक है। फिर इसके अलावा स्पेशलाइज्ड बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम अमेरिका में और ब्रिटिश साइन लैंग्वेज। वाह यार, तो एक्सपोजर मिल रहा है भाई अमेरिका जाने का, अमेरिकन साइन लैंग्वेज का और ब्रिटिश साइन लैंग्वेज का। ये भी ISLRTC के अंडर लॉन्च हुआ, जिसका ऑब्जेक्टिव है इंडियन इंटरप्रिटेटर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर देना। एक महीने का प्रोग्राम स्टार्ट होगा 3 दिसंबर 2025 से, जिसमें यही ब्रिटिश और अमेरिका के मतलब वही साइन लैंग्वेजेस की ग्रामर, सिंटेक्स, वोकैबुलरी कवर किए जाएंगे। इससे इंडियन इंटरप्रिटेटर्स को ग्लोबल लेवल प्रोफिशिएंसी मिलेगी और उन्हें इंडियन कल्चर और हेरिटेज को रिप्रेजेंट करने का भी मौका मिलेगा। बहुत ह्यूज इंपैक्ट होगा इसका। देखो, पीडब्ल्यूडीज को पढ़ने का एक बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर भी। पीडब्ल्यूडीज के लिए अब स्ट्रक्चर्ड और एक्सेसिबल रिसोर्सेज अवेलेबल है, जिससे हायर एजुकेशन और इंटरनेशनल मोबिलिटी के बैरियर्स कम हो रहे हैं। इंक्लूसिव मटेरियल से लर्निंग कॉन्फिडेंस और स्किल डेवलपमेंट दोनों इंप्रूव होते हैं। इंडियन साइन लैंग्वेज, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग से इंटरप्रिटेटर्स की एम्प्लॉयबिलिटी और ग्लोबल मोबिलिटी बढ़ गई है। आरपीएल के थ्रू सोडा और कोडा जो है, ये मतलब हम लोग को देखने को मिलता है ना, ये सिबलिंग वाले जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया, ये कोडा सोडा सिबलिंग ऑफ डेफ अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन ऑफ डेफ अडल्ट्स। तो ये सोडा कोडा कैंडिडेट्स को फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन मिल गई है, जो वर्कफोर्स इंक्लूजन में एक बड़ा स्टेप है। फिर इसके अलावा सोसाइटी की भी बात करें भाई, सोशल और कल्चरल इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल एक्सपोजर प्रमोट होता है, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन और ग्लोबल कोलैबोरेशन होता है। ये हो ही रहा है ना कि भाई आप उनके कल्चर को समझो, हमारे कल्चर को वो समझे, है ना, और ग्लोबल लेवल पर कोलैबोरेशन कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडीज की नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स पर रिप्रेजेंटेशन से उनकी आइडेंटिटी इक्वल कंट्रीब्यूटर के थ्रू देखने को मिलेगी। इवन इक्वलिटी को प्रमोट करना जो यूनाइटेड नेशन का गोल है, वो भी इसके थ्रू अचीव हो ही रहा है भाई। पीडब्ल्यूडीज के लिए इंक्लूसिव लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को नेशन वाइड एक्सपेंड करना, यूनिवर्सल डिजाइन प्रिंसिपल्स को एजुकेशन का करिकुलम और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में इंटीग्रेट करना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करना, लार्ज स्केल स्किल सर्टिफिकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, ये सब चीजें इसके अंदर शामिल है। तो बहुत शानदार टॉपिक है गाइस। कंक्लूड करें तो ये पर्पल फेस्टिवल गोवा 2025 ने इंक्लूसिव एजुकेशन के स्पेयर में ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट क्रिएट किया है। देख रहे हैं काफी सारे इंस्टीट्यूशंस मिलकर अब जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके एजुकेशन पर काम कर रहे हैं कि भाई उनको जो है वो एजुकेशन मिले। राइट, तो ये चीज है गाइस जिसके बारे में आपको जानकारी जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब देखो इस टॉपिक के अंदर जो मेन फैक्ट्स जो आपको जानने हैं वो लिख लो आप। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 क्वेश्चन आएगा कहां पर हुई, तो अबू धाबी में हुई। भैया दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है कंजर्वेशन लीडर्स की जो संरक्षण पर काम कर रहे हैं, तो अबू धाबी में हुई है ये। और इसकी थीम लिख लेना, थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन, जहां दुनिया भर के कंजर्वेशन लीडर्स, साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर्स एक साथ आए, जिससे कि चैलेंजेस जैसे कि बायोडायवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, ये सब टैकल किया। इस कांग्रेस में 160 से ज्यादा देशों के 1400 से ज्यादा मेंबर ऑर्गेनाइजेशन शामिल हुए, जिससे ये इवेंट बना दुनिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म कंजर्वेशन गवर्नेंस के लिए। तो ये कहानी है, बाकी इसमें डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप इसके बारे में IUCN के बारे में जानते ही हो, आप GS पेपर 3 आपने जो है वो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे। IUCN बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है।
और IUCN की रेड लिस्ट वगैरह से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसकी अभी ये आई है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो, यानी कि अभी अबू धाबी के अंदर इसकी एक दुनिया की लार्जेस्ट गैदरिंग हुई है, तो 100% एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा 100%। ओपनिंग सेरेमनी का इसका थीम था रिवाइटलाइजिंग ग्लोबल गवर्नेंस फॉर नेचर एंड पीपल, जिसमें जैव विविधता, जलवायु, डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, इन सबको शामिल किया गया कि भाई आप डेवलपमेंट करो तो ध्यान में रखो क्लाइमेट को, है, बायोडाइवर्सिटी को, सब कुछ आपस में इंटर रिलेटेड है, इसके बारे में उन्होंने बताया। यहां पर ये चीज पर मेनली फोकस था। तो IUCN एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर दोनों को कनेक्ट करता है, मतलब सरकारी और गैर सरकारी सभी लोग इसके अंदर शामिल होते हैं, है ना। और ये बेसिकली टारगेट करता है कि भाई पूरे दुनिया भर में हम लोग फ्लोरा और फौना को जो है वो बचाएंगे, है ना, एनवायरमेंट को, नेचर को जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये चीज है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब इसके अंदर कुछ चीजें हो रही हैं। मोशन 087, तो ये मोशन डिमांड करता है कि एक IUCN वाइड पॉलिसी सिंथेटिक बायोलॉजी पर बनाई जाए, क्योंकि सिंथेटिक बायोलॉजी स्पीसीज रिस्टोरेशन के लिए पोटेंशियल रखता है, पर बायो सेफ्टी और इकोलॉजिकल रिस्क भी लाता है। ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज सिंथेटिकली आप बनाओगे तो दिक्कत तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, है ना कहीं उसका वेस्ट जो है वो जनरेट होगा, तो उसको भी रिसाइकिल करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इस मोशन ने गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने के लिए बात करी है, हालांकि अभी एट प्रेजेंट, कि इनोवेशन और इकोलॉजिकल सेफ्टी के बीच जो है वो बैलेंस मेंटेन किया जाए। एग्जाम्पल जैसे कि अभी भी आपको समझ नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूं, जीन एडिटिंग जैसे, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो बट उसमें रिस्क तो है ना आज की डेट में। तो यही चीज है। फिर नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग को एक मोशन 108 देखने को मिला इनका। इस मोशन ने स्ट्रिक्ट IUCN गाइडलाइंस रिकमेंड किए कमर्शियल पेट ट्रेड के रेगुलेशन के लिए। होता है ना, कई बार इलीगल ट्रैफिकिंग होती है काफी सारे स्पीसीज की, प्रजातियों की, तो इन्होंने यही बोला कि भाई आप अपनी कंट्री के अंदर स्ट्रॉन्ग रूल्स रेगुलेशन जो है वो लेकर आओ, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स प्रमोट करो। ठीक है। मोशन 42, ये मोशन प्रपोज करता है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करो कि फॉसिल फ्यूल जो है उसको फेज आउट करना है और जस्ट ट्रांजिशन को प्रमोट करना है अफेक्टेड कम्युनिटीज के लिए। ठीक है। तो IUCN जो है वो पहला ग्लोबल एनवायरमेंट बॉडी बनेगा जो फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को सपोर्ट करेगा। तो बढ़िया है ये। बाकी उतना डिटेल में अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, सब मोशंस वगैरह ये सब चीजें नहीं पूछते, मेनली लोकेशन आपसे पूछेंगे। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, इनको को लीडरशिप में एक मोशन इनकी लाया गया, जिसमें इलीगल होता ना, इलीगल माइनिंग हो रही है, फिशिंग हो रही है, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग हो रही है, तो इनके खिलाफ जो है वो ग्लोबली सब लोग कनेक्टेड रहे, आपस में कंट्रीज जो है वो कनेक्टेड रहे, इंफॉर्मेशन शेयर करें, ऐसी इश्यूज को जो है वो खत्म करने पर टारगेट करें। IUCN कमीशन ऑन इकोसिस्टम मैनेजमेंट ने ग्लोबल रीवाइल्डिंग गाइडलाइंस लॉन्च करी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि नेचर बेस्ड सोल्यूशन को प्रमोट किया जाए, है ना। जो भी हमारा इकोसिस्टम आज की डेट में खराब हो गया है, तो उसको हम जो है वो ठीक करें बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो ये चीज है। तो इस कांग्रेस में एक और कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन भी हुआ, IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4, लिख लेना, आउटलुक 4। तो ये ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट है जो हर 3 से 5 साल में होती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये पब्लिश होती है हर 3 से 5 साल में। इसका फोकस होता है 2020 के बाद से कंजर्वेशन प्रोग्रेस किस प्रकार से हुई है, ये चीज इसने बताई, ये भी लिख लेना, क्या चुनौतियां हुई, क्या क्या चीजें हुई, तो ये पूरी चीज बता रही है। तो क्या क्या ये आइडिया दे रहा है हम लोग को, बता रहा है कि 65% हेरिटेज साइट में संरक्षण स्टेबल या इंप्रूविंग है, यानी कि संरक्षण तो हो रहा है बेटर मैनेजमेंट के कारण। अब इसमें एग्जाम्पल जो लिखे हुए हैं ना भाई साहब, ये एग्जाम्पल जो है ये पूरे लिख लो। लोकेशन येलो स्टोन नेशनल पार्क, गैलापागोस आइलैंड, है ना, और इसकी लोकेशन के साथ जो है वो आप अपने नोट्स में डालना कि ये कहां पर है। नेक्स्ट, 80% नेचुरल साइट डायरेक्टली इंपैक्ट हुई है क्लाइमेट चेंज के कारण, कोरल ब्लीचिंग हुई है, ग्लेशियर मेल्ट हुए हैं, वाइल्ड फायर हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ लिख लो आप कहां पर है। ठीक है। इसके अलावा फिर बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करें, लगभग 60% साइट जो है वहां पर इन्वेजिव स्पीसीज जो है खत्म हो रही हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है। अब ये हवाईयन वॉल्केनोस लिख लो आप, हवाईयन वॉल्केनोस नेशनल पार्क। फिर आपको बता दें ये कोमोडो लिख लो आप, कोमोडो इंडोनेशिया में, कोमोडो। फिर
एल्डाब्रा एटॉल, एटॉल्स पढ़ते हो ना आप लोग, एटॉल्स सेशल्स में। तो इसमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और सस्टेनेबल टूरिज्म से इंप्रूवमेंट देखा गया। एआई का उपयोग करो, टेक्नोलॉजी का उपयोग करो, सैटेलाइट मैपिंग का उपयोग करो, ईडीएनए सैंपलिंग का उपयोग करो, ये बेहतर फोरकास्टिंग में हेल्प करते हैं, ये बताया गया इस रिपोर्ट के अंदर। आईयूसीएन और यूनेस्को का एक पायलट प्रोजेक्ट है ओका वैंगो डेल्टा में, एआई बेस्ड वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग कर रही है, एआई की मदद से ये लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं यहां पर ओका वैंगो डेल्टा में। ओका वैंगो डेल्टा लिख लो, ठीक है। हेरिटेज साइट्स आजीविका को, डिजास्टर रेजिलियंस को, कार्बन स्टोरेज को सपोर्ट करते हैं। लगभग 10% पूरे दुनिया भर के टेरिस्टेरियल कार्बन रिजर्व्स इन्हीं एरियाज में है। लगभग 15 साइट जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट में ऐड हुई है, वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट 15 साइट्स ऐड हुई हैं, ये भी लिख लेना। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो क्लाइमेट चेंज ने तो धज्जियां उड़ा के रखी है, दैट वी नो अबाउट इट। इंडिया की बात करें तो इंडिया के 7 नेचुरल और मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स पूरे दुनिया भर की हेरिटेज एरिया का 1.5% रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ साइट्स जैसे कि हम बात करें काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क, लिख लो काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क, यहां पे इकोलॉजिकल हेल्थ इंप्रूव हुई, यानी कि ये बेहतर हुए हैं क्योंकि एंटी पोचिंग पेट्रोलिंग यहां पर हुई, कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया, इको टूरिज्म को रेगुलेट किया। फिर इसके अलावा हम लोग जो है वो चर्चा करें सुंदरबंस, फिर रिस्क है मैंग्रोव्स डिग्रेडेशन का, सैलिनिटी और सी लेवल राइज के कारण, वेस्टर्न घाट में रिस्क है, नंदा देवी और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ये भी अफेक्ट हो रहे हैं काफी ज्यादा। तो आप देख ही रहे हो न्यूज में ये सब चीजें आपको नजर आती हैं। तो इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो अमेंड किया 2022 में, और लाइफ मिशन भी हम लाए, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। तो ये डायरेक्टली अलाइन करते हैं केएमजीबीएफ के साथ, यानी कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के साथ, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट लिख लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फंडिंग की कमी है, डेटा की कमी है, उस पर हम लोग को काम जो है वो करना आज की डेट में जरूरी है। तो मेजर चैलेंजेस यही है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, टेम्परेचर देखो बढ़ता जा रहा है, पॉलिसी उस अकॉर्डिंग बन नहीं रही है, प्रॉपर डेटा है नहीं, तो उन्होंने जो प्रॉब्लम्स है वही सोल्यूशन बताया कि आप एआई ड्रोन्स का उपयोग करो, ग्रीन फाइनेंसिंग को प्रमोट करो, हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करो, क्लाइमेट अडॉप्शन स्ट्रेटेजीज बनाओ, है ना, कम्युनिटी को जो है वो अवेयर करो, डिसीजन मेकिंग में कम्युनिटी का भी रोल होना चाहिए, है ना। यूनेस्को आईयूसीएन के बीच में कॉपरेशन के तहत और भी दूसरी कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप करके वेरियस सोल्यूशन जो है वो लेकर आओ। तो यही है, उसके बारे में और कुछ नहीं। अब कॉपरेटिव्स के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं, अमूल, जैसे अमूल के बारे में बात करें हम लोग, है ना, उसका हमेशा मैं एग्जांपल बताता हूँ, इजी रहता है याद करने के लिए। अब हुआ क्या था, अमूल कंपनी जो है वो कैसे खुली, मैं आपको बताता हूँ। यह अमूल जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब एक गांव है जिसके अंदर जो है वो अलग अलग 10 जो है वो दूध वाले हैं, है ना। अब ये बेचारे अलग अलग काम करते हैं, है ना, अलग अलग जाते हैं दूध को बेचने के लिए। अब इनने सोचा कि नहीं भाई, हम लोग 10 लोग अलग अलग नहीं करेंगे, एक काम करते हैं, एक साथ मिलते हैं। भाई तेरे पास 5 गाय है, मेरे पास 6 गाय है, एक के पास 7 गाय है, एक के पास 3 गाय है, जो भी, हम एक साथ इन सबका ध्यान रखेंगे। जो भी मिल्क जो है आएगा, हम लोग एक गाड़ी जो है वो हायर करेंगे, एक साथ बल्क में लोगों के घर घर पर मिल्क बेचेंगे। तो देखो सिस्टमैटिक अप्रोच हुई कि नहीं हुई, सब लोग के मिलने के कारण, और प्रॉफिट होगा वो सब में शेयर होगा। तो ये गेम है, दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो तैयार हो रही है टैक्सी, भारत टैक्सी इनिशिएटिव, कैब्स वालों के लिए। तो इंडिया में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हर सेक्टर टच कर रहा है, अब तो मोबिलिटी सेक्टर में भी है, यानी कि यही गाड़ियां वगैरह जो चलती हैं। तो सरकार ने एक और स्टेप लिया, भारत टैक्सी इनिशिएटिव, लिख लेना, इंडिया का पहला कोऑपरेटिव बेस्ड सिटीजन सेंट्रिक नेशनल राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म, लिख लेना, पहला कोऑपरेटिव के द्वारा संचालित सिटीजन फर्स्ट नेशनल राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म। तो इस इनिशिएटिव को नेशनल ई गवर्नेंस विजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवीजन, सॉरी यार, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने डेवलप किया है, जो मीटी के अंडर आती है, और सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ, जो इस प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करेंगे। ये एक मेड इन इंडिया ऑल्टरनेटिव होगा पूरे दुनिया भर के कार एग्रीगेटर्स जैसे कि उबर, ओला,
के कंपैरिजन में, तो उनको ये चैलेंज करेगा इंडिया के अंदर। बहुत बेहतरीन चीज है। तो एमओयू का मेन ऑब्जेक्टिव यही है भाई कि टैक्सी ड्राइवर्स को जो प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो वो उनको सपोर्ट करें। इसके अलावा ये देखो, ये इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं और भी काफी सारे कॉपरेटिव्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इफ्को, अमूल, कृषक भारती कोऑपरेटिव, नैफेड, नाबार्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनसीईएल, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड। तो ये सब सपोर्ट भी करना है। तो ऑब्जेक्टिव आप समझ ही चुके हो। फायदा जो है वो ड्राइवर्स को मिलना चाहिए और साथ ही साथ कस्टमर्स को भी, क्योंकि देखो आप कई बार कैब ही नहीं मिल पाती है लोगों को। आजकल तो यही हो गया, ओला, उबर और कौन सा एक और है, रैपिडो। इनमें बेचारे जो है वो तीन तीन मोबाइल लेके जो है वो, या एक मोबाइल में तीन तीन सिस्टम लेके काम करते रहते हैं कि जिससे ज्यादा कमीशन मिले वो करें। कई बार राइड भी कैंसिल हो जाती है, तो इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना बताया उतना लिख लो। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला, और ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का फाइनेंशियल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के लिए 2016 टर्निंग पॉइंट है, जब पार्लियामेंट ने पास किया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। गाइस, ये टॉपिक अभी लिख लो आप कहीं पे। आज इस टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना है बहुत अच्छे से, हर एक चीज इसकी। आज 2025 में इस फ्रेमवर्क के 9 साल कंप्लीट हो गए और ये इंडिया का डेट रेजोल्यूशन इकोसिस्टम को कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर चुका है। पहले इंसॉल्वेंसी यानी कि जैसे किसी की कंपनी बंद हो गई है ना, इसको रिजॉल्व करने में बहुत टाइम लगता था, जहां डीआरटी, सरफेसी एक्ट, बीआईएफआर ऐसे अलग अलग सिस्टम थे। आईबीसी ने इन सबको यूनिफाई करके एक सिंगल टाइम बाउंड क्रेडिटर ड्रिवन मैकेनिज्म स्टैब्लिश किया, जो अब इंडिया की इकोनॉमी रिफॉर्म का एक मेजर पिलर भी है। मतलब मैं सिंपल शब्दों में आपको जो है बताऊं कि इसका मेन काम जो है वो यही होता है, कंपनी जो है वो डूब जाती है, कंपनी जो है वो बंद हो गई, तो उस कंपनी में जिन लोगों का पैसा लगा है वो उन लोग को वापस मिले। बैंक ने उस कंपनी को जो है वो पैसा दिया है लोन पे, तो उसकी रिकवरी हो, तो उस पर ये पूरा गेम जो है वो चलता है। इसके अचीवमेंट भी बहुत अच्छे रहे हैं। इसके मेजर अचीवमेंट्स के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करें तो 2000 मतलब इसमें क्या 9 साल में 2016 से लेकर अभी तक 12 लाख करोड़ रुपए इन्होंने वसूले हैं। 14 लाख करोड़ रुपए प्री एडमिशन सेटलमेंट के थ्रू भी वसूले हैं। तो ये सब इनके काम हम लोग को अच्छे देखने को मिले। तो काफी अच्छा डेट रेजोल्यूशन भी काफी बेहतरीन किया है इन्होंने 9 साल के टाइम पीरियड में। आप समझ तो गए कि ये चीज क्या है, बट इसके अंदर ये सब क्या आंकड़े आप लोग के लिए रहे इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थोड़ा पूछेंगे एग्जाम में भाई कितना फायदा किया इनने कितना नहीं किया, बस हाँ फायदा किया, दैट्स इट। एवरेज रिकवरी रेट जो रही है वो 30 से 35% रही है। सरफेसी में कम थी, 26% थी। डीआरटी के अंदर 5 से 6% थी। तो इसने फायदा तो दिया है। केसेस भी बहुत तेजी से रिजॉल्व भी हुए हैं, है ना। अब तो आजकल तो मतलब 1 महीने से लेकर 90 दिन के बीच में केस कई बार रिजॉल्व भी हो जाते हैं। ये देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये देख सकते हो आप। पहले कितना टाइम लगता था, देखो सोचो, 1-1 साल लग जाता था भाई केस को रिजॉल्व करने में ओवरड्यू लोन्स के लिए। अब जो है वो 30 से 90 डेज के अंदर, से 87 डेज के अंदर हो जाते हैं। तो ये सब फिगर्स जो है वो प्रूफ तो कर रहा है कि भाई आईबीसी ने सिर्फ रिकवरी नहीं की है, बल्कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन और ट्रस्ट जो है क्रेडिट मार्केट में वो भी स्टैब्लिश किया है। ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया भी एक है। ठीक है। काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर, आंकड़े वगैरह वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल कॉर्पोरेट केसेस जो है वो देखती है। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल डीआरटी, जिसके बारे में आपको बोल नहीं रहा था, डीआरटी, ये डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। ये इंडिविजुअल और पार्टनरशिप इंसॉल्वेंसी के लिए होती है। फिर एक ऐसी इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज होती हैं, ये वेरीफाइड डेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर और शेयर करते हैं। और आजकल वैसे भी ओवरड्यू लोन्स का लफड़ा बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर। बाकी इसके अंदर तो कुछ दिया नहीं है वैसी कोई चीज जो आपके लिए जो है वो काम की हो। आईबीसी को अलग से जो है वो पढ़िएगा। ठीक है। मेन गेम यही है कि इन लोग जो है वो क्या करते हैं, रिकवरी पर जो है वो मेनली टारगेट करते हैं। देखो इकोनॉमिक और सोशल इंपैक्ट इसका यही हुआ कि सेल्स में ग्रोथ हम लोग को देखने को मिली 76%। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जो है वो बढ़ा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि केसेस जो है वो जल्दी रिजॉल्व जो है वो हो रहा है, राइट।